सिंधु घाटी सभ्यता, जो 4000 साल पहले पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी, एक अद्वितीय और रहस्यमय सभ्यता थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। एक विशाल और उन्नत कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसने अपने समय में अद्वितीय तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति की थी। इसके लोग धातु विज्ञान, शिल्पकला और नगर नियोजन में निपुण थे। इसके सबसे रहस्यमय अवशेषों में से एक है मोहनजोदड़ो का प्राचीन शहर, जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह विशाल शहर, जो ज्यादातर मानकीकृत पकी हुई ईंटों से बना है, अपने समय की उन्नत निर्माण तकनीकों और नगर नियोजन का प्रमाण है। इन ईंटों की मानकीकृत माप और गुणवत्ता इस बात का संकेत देती है कि यहाँ के लोग निर्माण के मामले में कितने उन्नत थे। एक सुव्यवस्थित और उन्नत सभ्यता की कहानी कहता है, जहाँ की सड़कों का लेआउट और जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। यह शहर अपने समय के सबसे उन्नत नगरों में से एक था। फिर भी दशकों के पुरातात्विक शोध के बावजूद मोहनजोदड़ो अपने कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। यहां के अवशेषों में छिपे रहस्यों को समझने के लिए पुरातत्वविदों ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनसुलझा है। इसके सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इस जगह से मिली हजारों कलाकृतियां, जिनमें से कई पर गूढ़ चिन्ह और निशान बने हुए हैं। ये कलाकृतियां इस सभ्यता की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें से कई पर गूढ़ चिन्ह और निशान बने हुए हैं। इन चिन्हों और निशानों का अर्थ आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जो इस सभ्यता के रहस्यों को और भी गहरा बनाता है। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और ताबीजों पर पाए जाने वाले ये शिलालेख दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणालियों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शिलालेख इस सभ्यता के लोगों के विचारों, विश्वासों और दैनिक जीवन की झलक देते हैं। हालांकि मिस्र के चित्रलिपि या मेसोपोटामिया के क्यूनिफॉर्म के विपरीत सिंधु लिपि आज तक पैर ही नहीं जा सकी है। यह लिपि अपने आप में एक रहस्य है, जो इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानने की हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में इन प्रतीकों की खोज ने पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बीच उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ा दी थी। यह खोज इस बात का संकेत थी कि इस सभ्यता के पास एक उन्नत लेखन प्रणाली थी, जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह एक खोई हुई सभ्यता के विचारों, विश्वासों और दैनिक जीवन की एक आकर्षक झलक थी। इन प्रतीकों और शिलालेखों के माध्यम से हम इस सभ्यता के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। फिर भी कई प्रयासों के बावजूद यह लिपि अब तक समझ से परे है। इस लिपि को समझने के लिए कई विद्वानों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा समर्पित किया है, लेकिन अभी भी यह एक पहेली बनी हुई है। सिंधु लिपि को न पेरच पाना इस उल्लेखनीय सभ्यता को पूरी तरह से समझने में एक बड़ी बाधा है। यह लिपि इस सभ्यता के कई रहस्यों को उजागर कर सकती है, लेकिन इसके न समझे जाने के कारण हम अभी भी अंधेरे में हैं। यह ऐसा है जैसे हम एक खिड़की से होकर एक जीवंत और जटिल अतीत को देख रहे हैं, लेकिन शीशा धुंधला है, जो विवरणों को अस्पष्ट कर देता है और हमें टुकड़ों और झलकियों से कहानी को जोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। यह धुंधला शीशा हमें इस सभ्यता के बारे में और अधिक जानने की प्रेरणा देता है, जो विवरणों को अस्पष्ट कर देता है और हमें टुकड़ों और झलकियों से कहानी को जोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। यह एक पहेली की तरह है, जिसे हम धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर नया टुकड़ा हमें इस अद्वितीय सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी देता है। सिंधु लिपि अपनी संक्षिप्तता और गूढ़ प्रकृति की विशेषता रखती है। यह लिपि, जो हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा उपयोग की जाती थी, आज भी
एक रहस्य बनी हुई है। शिलालेख, जो अक्सर शैलीबद्ध जानवरों के चित्रण के साथ होते हैं, हमें उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। इन जानवरों के चित्रणों में गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाएं छिपी हो सकती हैं। इन शिलालेखों में आमतौर पर कुछ छोटी रेखाएं होती हैं, जो शायद ही कभी 20 अक्षरों से अधिक होती हैं। यह संक्षिप्तता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह लिपि किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, जो शायद ही कभी 20 अक्षरों से अधिक होती हैं। यह लिपि की संक्षिप्तता और प्रतीकात्मकता इसे समझने में एक बड़ी चुनौती बनाती है। सैकड़ों की संख्या में ये वर्ण चित्रलिपि प्रतीत होते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रतीक एक शब्द या अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह चित्रलिपि प्रणाली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह लिपि को एक प्रकार की प्राचीन भाषा थी, जिनमें से प्रत्येक प्रतीक एक शब्द या अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीकात्मकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह लिपि एक प्रकार की प्राचीन भाषा थी। मिस्र या मेसोपोटामिया के लेखों में पाए जाने वाले लंबे शिलालेखों की कमी ने लिपि को समझने के प्रयासों को बाधित किया है। इन सभ्यताओं की लिपियों में लंबी और विस्तृत शिलालेख होते थे, जो उनके इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करते थे। उनका मार्गदर्शन करने के लिए द्विभाषी ग्रंथों या रोसेटा स्टोन के बिना विद्वानों को पैटर्न विश्लेषण, प्रासंगिक सुराग और अन्य प्राचीन लेखन प्रणालियों के साथ तुलना पर निर्भर रहना पड़ा है। यह एक कठिन और समय साध्य प्रक्रिया है। विद्वानों को पैटर्न विश्लेषण, प्रासंगिक सुराग और अन्य प्राचीन लेखन प्रणालियों के साथ तुलना पर निर्भर रहना पड़ा है। यह एक कठिन और समय साध्य प्रक्रिया है, लेकिन यह हमें इस प्राचीन लिपि के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है। लेखन की दिशा भी विवाद का विषय रही है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह लिपि दाइन से बाएं लिखी जाती थी, जबकि अन्य विद्वान बुस्ट्रोफिडन शैली का प्रस्ताव करते हैं। जहां कुछ विद्वान दाइन से बाएं दिशा के लिए तर्क देते हैं, वहीं अन्य लोग बुस्ट्रोफिडन शैली का प्रस्ताव देते हैं, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पंक्तियों को बारी बारी से बदलती है। वहीं अन्य लोग बुस्ट्रोफिडन शैली का प्रस्ताव देते हैं, जो जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पंक्तियों को बारी बारी से बदलती है। यह शैली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह लिपि एक प्रकार की प्राचीन भाषा थी, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पंक्तियों को बारी बारी से बदलती है। यह शैली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह लिपि एक की प्राचीन भाषा थी। इन चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ताओं ने सिंधु लिपि को समझने में कुछ प्रगति की है। उन्होंने कुछ खास तरह के सामानों के साथ मिलने वाली मुहरों पर कुछ प्रतीकों के बार बार आने से पता लगाया है कि ये व्यक्तियों, व्यवसायों या शायद वंश या परिवार के नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ खास तरह के सामानों के साथ मिलने वाली मुहरों पर कुछ प्रतीकों के बार बार आने से पता चलता है कि ये व्यक्तियों, व्यवसायों या शायद वंश या परिवार के नामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमें इस प्राचीन सभ्यता की सामाजिक संरचना और उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो न केवल सजावटी वस्तुओं के रूप में बल्कि प्रशासन, व्यापार और धार्मिक प्रथाओं के उपकरण के रूप में भी काम करती थीं। ये मुहरें उस समय की जटिल सामाजिक और आर्थिक संरचना को दर्शाती हैं। स्टीटाइट, टेराकोटा और तांबे जैसी सामग्रियों से बनी इन मुहरों पर अक्सर जानवरों के रूपांकनों को उकेरा जाता था और गूढ़ सिंधु लिपि में लिखा जाता था। इन पर उकेरे गए जानवरों के रूपांकनों में बैल, हाथी, गेंडा और अन्य पौराणिक जीव शामिल होते थे, जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को दर्शाते थे। मेसोपोटामिया तक सिंधु मुहरों की मौजूदगी एक विशाल और आपस में जुड़े व्यापार नेटवर्क का सुझाव देती है। यह व्यापार नेटवर्क न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, बल्कि विचारों,
और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान करता था, जिससे सभ्यताओं के बीच गहरा संबंध स्थापित होता था। इन मोहरों का इस्तेमाल माल को चिह्नित करने, स्वामित्व की पहचान करने या ताबीज के रूप में काम करने के लिए किया जाता होगा। यह भी संभव है कि इन मोहरों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता हो, जिससे वे न केवल व्यावसायिक बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखती थीं। बैल, हाथी और गेंडा, जिन्हें अक्सर अतिरंजित विशेषताओं के साथ प्रोफाइल में दर्शाया जाता है, के आवर्ती रूपांकन सिंधु लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों की ओर इशारा करते हैं। इन जानवरों के प्रतीक शायद देवताओं या पवित्र प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना में भी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन मोहरों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज में विभिन्न वर्ग और पेशे थे, जो एक संगठित और पदानुक्रमित समाज की ओर इशारा करते हैं। व्यक्तिगत नाम या उपाधियां प्रतीत होने वाली मोहरों की उपस्थिति विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवसायों के साथ एक पदानुक्रमित समाज का सुझाव देती है। यह भी संभव है कि इन मोहरों का उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिससे समाज की जटिलता और संगठन का पता चलता है। मोहरों का व्यापक उपयोग, उनका मानकीकृत रूप और उन पर सिंधु लिपि की उपस्थिति, ये सभी एक अत्यधिक संगठित और साक्षर सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। यह भी दर्शाता है कि उस समय के लोग लेखन और रिकॉर्ड रखने में निपुण थे, जो एक उन्नत समाज की निशानी है। मोहरें एक जटिल और परिष्कृत संस्कृति के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं, जो सदियों पहले फली फूली और रहस्य और साजिश की विरासत छोड़ गई। इन मोहरों का अध्ययन हमें उस समय की सभ्यता की गहराई और विविधता को समझने में मदद करता है, और यह भी बताता है कि आज भी हम उस समय की संस्कृति और समाज से कितना कुछ सीख सकते हैं। सिंधु लिपि के अपठनीय स्वभाव के कारण इसके अर्थ और जिस भाषा का यह प्रतिनिधित्व करती है, उसके बारे में कई सिद्धांत और अटकलें लगाई गई हैं। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि यह लिपि द्रविड़ भाषा के प्रारंभिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जो भाषाओं का एक परिवार है जो आज मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती है। दूसरे लोग भारोपीय भाषाओं से संबंध के लिए तर्क देते हैं, जो हिंदी, संस्कृत और उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं के पूर्वज हैं। फिर भी अन्य का सुझाव है कि सिंधु लिपि किसी भी जात भाषा परिवार से असंबंधित एक भाषा को अलग कर सकती है। कुछ सिद्धांत अधिक अटकलों वाले क्षेत्र में जाते हैं, यह प्रस्तावित करते हुए कि सिंधु लिपि खगोलीय अवलोकनों, धार्मिक अनुष्ठानों या यहां तक कि प्रोटो गणित के एक रूप को एनकोड करती है। दिलचस्प होने पर इन सिद्धांतों में अक्सर शैक्षणिक समुदाय के भीतर व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव होता है, जिससे वे विवादास्पद बने रहते हैं।